बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नाम के गांव में सूरज नाम का एक किसान रहा करता था। सूरज एक बड़ा किसान था। वे काफी संपन्न था। उसके घर और खेतों पर कई नौकर चाकर काम किया करते थे। वो अपने खेतों में अलग अलग तरह की फसलें उगाया करता था। सूरज काफी अमीर था। उसके साथ उसकी पत्नी कोकिला और बेटी माला भी रहा करती थी। किसान सूरज के घर पर सुलोचना नाम की एक नौकरानी काम किया करती थी, जिस पर उसकी पत्नी कोकिला बहुत भरोसा करती थी। एक दिन की बात है, किसान सूरज सिंह अपनी पत्नी कोकिला को बुलाकर कहने लगता है, कोकिला, मैंने जो फसल बेची थी उसके सारे पैसे लाकर घर में रखे हुए थे, लेकिन उसमें से हिसाब के कुछ पैसे गायब हैं। क्या तुम्हें उसके बारे में कोई जानकारी है कि वे पैसे कहाँ गए? अजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला आपके पैसे क्यों निकालने लगी? अजीब बात करती हो। तुम इस घर की मालकिन हो और तुम्हें तो पता होना ही चाहिए ना कि कब कौन से पैसे कहाँ गए। तो आप भी तो इस घर के मालिक हो और पैसों का हिसाब किताब रखना तो आपका ही काम है, तो आपको ये सब याद होना चाहिए था। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी नौकरानी सुलोचना वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, मालकिन, मुझे आपको कुछ बताना है और यह बात बहुत जरूरी भी है। हाँ बताओ, क्या बात है? मालकिन, मैंने देखा था कि हमारी नई नौकरानी सुनीता आपके कमरे से कुछ लेकर जा रही थी। मैंने उसे पूछा कि उसके हाथ में क्या है, लेकिन उसने मुझे बताने से इनकार कर दिया और बिना कुछ बताए ही वहाँ से चली गई। यह सुनकर कोकिला अपने पति को कहने लगी कि आए दिन आप किसी न किसी काम वाली पर भरोसा करके उसे काम पर रख लेते हो। अब देखा ना, उसने चोरी कर ली। यह तो भला हो हमारी सुलोचना का, जो उसने उसे यह सब करते हुए देख लिया था। सूरज कहने लगा, नहीं नहीं सुलोचना, बिना देखे हमें किसी पर भी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आंखों देखा भी भ्रम होता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई बात है तो हम खुद जरूर देखना चाहेंगे। हाँ मालकिन, मालिक तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों ना हम सुनीता के कमरे की तलाशी लें। अभी सारी सच्चाई खुद ब खुद पता चल जाएगी कि चोरी किसने की है और क्यों की है। ठीक है, अगर ऐसी बात है और तुम्हारे मन में ये शक पनप रहा है तो हम उसके कमरे की जाकर तलाशी ले सकते हैं। अभी सच्चाई सामने आ जाएगी। वो लोग सुनीता के कमरे में पहुंचते हैं। सुनीता उस समय अपने कमरे में आराम कर रही थी। उन्हें वहां आया हुआ देखकर वे चौंक जाती है और कहती है, क्या बात है मालकिन, सब ठीक तो है ना? वो तो अभी पता चल जाएगा। सुलोचना, तुम इसके कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो। अब सुलोचना सुनीता के कमरे की तलाशी लेती है तो उसे पैसे मिल जाते हैं। यह देखकर सूरज और उसकी पत्नी कोकिला को बहुत गुस्सा आता है। सूरज कहता है, सुनीता, मैंने तुझे गरीब और मजबूर समझकर काम दिया और तूने मेरे ही घर में चोरी की। मुझे कभी नहीं पता था कि तुझे छत और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिलने के बाद भी तू ऐसा करेगी। सुनीता हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, नहीं नहीं मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये पैसे मेरे कमरे में कहाँ से आए, मुझे कुछ भी नहीं पता है। अब ज्यादा बातें मत बना और निकल जा यहाँ से। तेरे जैसी चोर की इस घर में कोई जरूरत नहीं है। सुनीता ने बहुत सफाई देने की कोशिश की, लेकिन सूरज ने अब उसकी एक न सुनी और उसे घर से निकालकर बाहर कर दिया। यह अक्सर ही हुआ करता था। जब भी कोई नई नौकरानी उस घर में आती तो वे चोरी के इल्जाम में पकड़ी जाती और घर से निकाल दी जाती। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन की बात है, इस गांव की एक औरत राधा सूरज के पास आती है और
उससे कहने लगती है, मालिक, मेरा नाम राधा है और मैं आपके ही गांव में रहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरे पति की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इसलिए वो काम पर नहीं जा पा रहे। मुझे काम की सख्त जरूरत है। कृपा करके आप मुझे अपने घर में कोई काम दे दीजिए। सूरज उसे बताते हुए कहता है, मेरे यहाँ पहले से ही नौकर चाकर हैं और मुझे किसी नए नौकर की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं नए नौकरों पर जब भी भरोसा करता हूँ तो मेरा भरोसा टूट ही जाता है, इसलिए मैंने अब नए नौकर रखना बंद कर दिए हैं। तो तुम कहीं और जाकर अपने लिए काम ढूंढ लो। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। हो सके तो मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। भगवान आपका भला करेगा। अच्छा, मेरी बात सुन, यह रख ले। सूरज ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और राधा को वो पैसे देते हुए कहने लगा, ये लो राधा, तुम बाजार से अपनी पसंद का कुछ लेकर खा लेना। राधा ने सूरज को धन्यवाद दिया और वहाँ से निकल पड़ी। वो जाने के लिए कुछ कदम आगे ही बढ़ी थी कि तभी एक बुढ़िया उसे रास्ते में मिल गई और वो बुढ़िया उससे कहने लगी, बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ। 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मुझे कुछ दे दे। भगवान तेरा भला करेगा। मैं बहुत दुखी हूँ और भूखी भी हूँ। अम्मा, मेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन मालिक ने मुझे अभी ये पैसे दिए हैं, इसे रख लो, आप कुछ खा लेना। मैं तो फिर भी अभी खुद का गुजारा कर लूंगी, लेकिन आपको शायद इन पैसों की मुझसे भी ज्यादा जरूरत है। बुढ़िया ने राधा से वो पैसे ले लिए और उसे दुआएं देती हुई वहाँ से चली गई। इधर जब सूरज ने राधा की यह दयालुता देखी तो उसने तुरंत ही उसे आवाज लगाकर रोक दिया और उसे अपने पास बुलाकर कहने लगा, अरे राधा, रुको रुको, इधर तो आओ जरा। हाँ जी मालिक, बताइए, कुछ काम था क्या? तुम तो बड़ी ही दयालु हो राधा। ऐसा करो कि तुम भी मेरे घर काम पर लग जाओ। इतना बड़ा घर है, मेरे घर का कोई ना कोई काम तो तुम कर ही लोगी। और इस तरह राधा सूरज के यहाँ पर काम पर लग जाती है और जल्दी ही राधा ने सूरज और उसकी पत्नी कोकिला का दिल पूरी तरह से जीत लिया था। उनकी पुरानी नौकरानी सुलोचना को यह सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था और वो अंदर ही अंदर जल भूनकर राख हो रही थी। राधा जब से उनके घर में काम कर रही थी, तब से घर के सभी लोगों को बड़ा ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा था। राधा के काम को देखकर अब दोनों पति पत्नी उसकी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में भी सोचने लगते हैं, क्योंकि वो सचमुच बेसहारा थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन जहाँ दोनों पति पत्नी अब राधा की तनख्वाह बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे, तो वहीं सुलोचना ये सारी बातें सुन लेती है और ये सुनकर उसे बुरा लगने लगता है। वे सोचती है कि मालिक और मालकिन राधा पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। मैं तो इनकी कब से सेवा करने में लगी हुई हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे तो कभी भी पगार बढ़ाकर नहीं दी है और नई नौकरानी राधा के बारे में ये इतना सोच रहे हैं। मुझे राधा का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन सूरज अपने खेतों से वापस आता है और अपनी पत्नी से आकर कहने लगता है, कोकिला, इस बार मैंने आलू की फसल लगाई थी, लेकिन बहुत से आलू तो खराब हो गए हैं और जो बचे हैं वे इतने छोटे छोटे हैं कि उन्हें कोई मंडी में खरीदेगा भी नहीं। अब मुझे अपने आलू बहुत कम दाम पर बेचने होंगे और इससे मुनाफा भी नहीं होगा। सुलोचना अपने मालिक की यह बातें सुनकर कहने लगी, मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आखिर इतने सालों से इस घर की देखभाल करने में लगी हुई हूँ, इस घर को अपना मानकर बोल रही हूँ,
बुरा मत मानिएगा। हाँ हाँ सुलोचना, बोलो क्या बात है। तुम भी इस घर के सदस्य हो और तुम अपने मन की बात कह सकती हो। मालिक, आप ऐसा कीजिए, उन आलूओं को मुझे दे दीजिए। मैं उनमें से खराब आलूओं को बाहर निकाल दूंगी और थोड़े अच्छे आलूओं को बेचकर आपको पैसे ला दूंगी। मेरे बदले घर का सारा काम राधा कर लिया करेगी। हाँ हाँ, अगर ऐसा हो सकता है तो अच्छी बात है। तुम ऐसा करो कि तुम इन आलूओं को बेच दो। घर का काम राधा देख लिया करेगी और इसमें हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। फिर क्या था, सुलोचना ने अपने मालिक से आलू ले लिए और उन्हें बाजार में जाकर सस्ते दामों पर बेच दिया। उसके बाद उन पैसों में से आधे पैसे वो अपने पास रखते हुए कहने लगी, आधे पैसे मैं रख लेती हूँ और आधे पैसे मालिक को दे दूंगी। उनसे कहूँगी कि मालिक, काफी सारे आलू तो खराब ही निकले और जो थोड़े बहुत ठीक आलू बचे थे उन्हें बेचकर मुझे यही पैसे मिले हैं। मालिक को कौन सा पता चलेगा कि मैंने इन आलूओं को कितने में बेचा है। वैसे भी ये आलू खराब हो ही जाते अगर मैंने इन्हें नहीं बेचा होता तो। अगर 2-4 पैसे में कमा भी लूंगी तो उनका कौन सा कुछ घट जाएगा। यही सोचकर सुलोचना सूरज के पास आती है और उन्हें आधे पैसे ही देते हुए कहने लगती है, मालिक, यह रहे 1000 रुपए। आलूओं को बेचकर बस यही पैसे मिले हैं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ज्यादातर आलू खराब ही थे और कोई भी आलू खरीदने को तैयार नहीं था, तो मैंने उन्हें जानवरों को डाल दिया। ठीक है कहकर सूरज वो पैसे रख लेता है और कहता है, अभी भी थोड़े आलू बचे हुए हैं और वो कल तक खराब हो जाएंगे। तभी राधा कहती है, मालिक, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो उनमें से कुछ आलू आप मुझे भी दे दीजिए, वो मेरे काम आ जाएंगे। वो तो ठीक है राधा, लेकिन तुम इन आलूओं का आखिर करोगी क्या? ये तो बहुत ही छोटे छोटे आलू हैं, भला तुम्हारे किस काम के हैं? मालिक, अगर आप उन आलूओं में से कुछ आलू मुझे बेच दो तो मैं काम से वापस जाने के बाद उन आलूओं की चाट बनाकर बाजार में बेचूंगी। इससे मुझे भी कुछ फायदा हो जाएगा और आपके कुछ आलू भी बिक जाएंगे। ठीक है राधा, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वैसे भी ना मैं इन आलूओं को बेच पाऊंगा न किसी को दे पाऊंगा, तो इन्हें तुम ही रख लो। राधा बहुत खुश हो जाती है। वे अपने बचाए हुए पैसों से कुछ आलू मालिक से खरीद लेती है और दिन में पूरे घर का काम संभाला करती है और रात के समय आलू की चाट बनाकर दुकान लगाया करती है। ग्राहकों से कहती है, आइए आइए, गर्मा गर्म आलू चाट खाइए, एक बार खाके तो देखिए राधा की चटपटी चाट। उसकी ये बात सुनकर एक आदमी कहता है, अरे जरा एक आलू चाट तो लगाना, बहुत मन कर रहा है चटपटा खाने का। हाँ हाँ भाई, अभी लगाती हूँ। राधा ने आलू चाट लगाई और ग्राहक ने आलू चाट खाकर कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छी आलू चाट बनाती हो। इस गांव में इतनी स्वादिष्ट आलू चाट मैंने कभी नहीं खाई। जरा 2 पैक कर देना। हाँ, अभी पैक कर देती हूँ। अब राधा ने उसे 2 आलू चाट पैक करके दे दिए। इसी तरह ग्राहक आते और राधा आलू चाट बहुत ही अच्छी तरह से बेचा करती थी। उसकी कमाई बहुत अच्छी होने लगी थी। सारा दिन सूरज के यहाँ वो काम करती और रात को कोलू के बैल की तरह जुटकर आलू चाट का ठेला लगाती। अब राधा की दुकान काफी अच्छी चलने लगी थी। एक दिन राधा अपनी चाट बनाकर सूरज के पास लेकर आती है और खुशी से उसे देते हुए कहती है, मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने आलू बेचे। अब आप लोगों को ये चाट खाकर देखनी चाहिए। मैं ये चाट खास तौर पर आपके और मालकिन के लिए बनाकर लाई हूँ।
हाँ हाँ राधा, क्यों नहीं, लाओ लाओ, यह चाट हम भी खाएंगे। मैंने भी गांव में सुन रखा है कि तुम बहुत अच्छी चाट बनाती हो, जरा मैं भी तो खाकर देखूं तुम्हारी चाट। सूरज और कोकिला वो चाट खाते हैं और फिर राधा की खूब तारीफ करते हैं। पर यह बात सुलोचना को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देती है। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन राधा की दुकान पर शहर के एक सेठ जी आते हैं और उससे कहते हैं, तुम ही राधा हो ना? मैंने सुना है कि तुम बड़ी ही स्वादिष्ट चाट बनाती हो। दरअसल मेरी शहर में चाट की दुकान है। अगर तुम बहुत अच्छी चाट बनाओगी तो मैं तुम्हारे साथ व्यापार करूँगा और तुम्हारी बहुत सारी चाट खरीद लूँगा। लेकिन उससे पहले जरा मैं तुम्हारी चाट खाकर तो देखूं कि लोग सही तारीफ करते हैं या नहीं। हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, मैं अभी आपके लिए आलू की चटपटी चाट लगा देती हूँ। सेठ जी चाट खाते हैं और उन्हें वो चाट बहुत पसंद आती है। तो वो राधा से कहते हैं, राधा तुम्हारी चाट तो सचमुच ही बहुत स्वादिष्ट है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। तुम्हें मुझे बहुत सारी चाट बनाकर देनी होंगी, मैं उसे खरीद लूँगा। सेठ जी, मैं कल अपने मालिक से बात करके आपको बताऊंगी। बिना उनसे बात किए अभी मैं आपसे कुछ कह नहीं सकती। ठीक है राधा, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम गुणी होने के साथ साथ वफादार भी हो। फिर राधा अगले दिन सूरज को सारी बातें बता देती है और कहती है, मालिक अगर आप मुझे आज्ञा देंगे तो ही मैं सेठ जी के साथ मिलकर काम करूँगी। हाँ हाँ राधा, तुम बिल्कुल काम कर सकती हो। मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है? तुम गरीब हो, अगर 2-4 पैसे और कमाओगी तो मुझे खुशी ही होगी। फिर पीछे खड़ी हुई सुलोचना कोकिला के कान भरते हुए कहती है, मालकिन राधा सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट चाट बनाती है, लेकिन अगर वो सेठ जी के पास काम करने लग गई तो जल्दी ही वो आपके घर का काम तो छोड़ ही देगी। फिर आपको इतनी अच्छी नौकरानी कहाँ से मिलेगी? इसलिए जो भी फैसला करना है सोच समझकर करना। कहीं हाथ से इतना अच्छा खाना बनाने वाली नौकरानी फिसल न जाए। हाँ सुलोचना, तुम सही कहती हो। फिर वे राधा को अपने पास बुलाती है और कहती है, सुनो राधा, तुम सेठ जी के साथ काम नहीं करोगी। या तो तुम मेरे घर का काम कर लो या फिर तुम उस सेठ का काम कर लो। अगर तुम्हें उस सेठ जी के घर का काम करना है तो मेरे घर का काम छोड़ना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर के काम में तू किसी भी तरह का समझौता करे। नहीं नहीं मालकिन, आप रहने दीजिए, मैं सेठ जी के यहाँ काम नहीं करूँगी। लेकिन आप लोगों के घर पर मुझे अपनापन मिलता है, मैं आपके घर का काम नहीं छोड़ना चाहती। ऐसा कहकर राधा अपने काम में लग जाती है। तब सुलोचना अपने मन में सोचती है, यह तो कुछ भी नहीं राधा, अभी तो सिर्फ मैंने तुझे सेठ के साथ काम करने से रोका है, तो देखती चल मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। जिस तरह से मैंने बाकी नौकरों को चोरी का इल्जाम लगाकर बदनाम करके घर से निकलवा दिया था, उसी तरह से तुझे भी इस घर से निकलवा दूंगी। इस घर से बोरे बिस्तरा बांधने की तैयारी कर ले। और यही सोचकर सुलोचना सूरज के कमरे से कुछ पैसे चुराकर उसे राधा के कमरे में छुपा देती है, ताकि सारा इल्जाम राधा पर आए और सूरज और कोकिला उसे जलील करके अपने घर से निकाल दें। इस काम को अंजाम देने के बाद सुलोचना कोकिला के पास जाती है और उससे कहती है, मालकिन मुझे न राधा की नीयत कुछ ठीक नहीं लगती। वो मालिक के कमरे के चक्कर लगा रही थी और बार बार इधर उधर झांक रही थी। आखिर आपने उसे सेठ के साथ काम करने के लिए मना जो कर दिया। इस बात से बुरा तो लगा होगा बेचारी को। उसने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कहीं चोरी का सहारा न ले लिया हो, क्योंकि आप भी जानती हो
कि आपके पास धन संपत्ति बहुत है और आपके घर में तो पैसे यूं ही खुले पड़े रहते हैं। उसकी बात सुनकर कोकिला को विश्वास नहीं होता है और वो कहती है, नहीं सुलोचना, राधा बहुत ईमानदार है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। इतने महीनों से यहाँ पर नौकरी कर रही है, इतना तो मुझे उस पर विश्वास है। ठीक है मालकिन, आप कह रही हैं तो सही होगा। मैं तो वफादार हूँ, इसलिए सतर्क कर रही थी। अब सुलोचना वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपनी मालकिन के मन में शंका का बीज बो देती है। वहीं दूसरी तरफ सूरज कोकिला के पास आता है और उससे पूछता है, कोकिला, मेरे कमरे से कुछ पैसे गायब हैं। समझ नहीं आ रहा है कि फिर से चोरी किसने की। इस घर में तो सब अपने हैं और अगर कोई बाहर से आया हुआ होता तो सारा सामान बिखरा हुआ होता। ये सुनकर कोकिला कहती है, अजी, मुझे तो लगता है कि राधा ने ही चोरी की है, क्योंकि हमने उसे सेठ जी के साथ काम करने से मना कर दिया था, इसलिए उसे बुरा लगा होगा और उसने हम लोगों से बदला लेने के लिए चोरी का रास्ता चुन लिया होगा, ताकि उसके पास पैसे भी आते रहें और वो चोरी भी करती रहे। नहीं नहीं कोकिला, राधा कभी चोरी नहीं कर सकती, वो बहुत दुखियारी और परेशान औरत है। कोकिला कहती है, अजी, आपको लगती होगी वो परेशान और दुखियारी, मुझे तो बहुत तेज लगती है। सुलोचना ने जब से मुझे उसके बारे में बताया है, तब से तो मुझे उस पर और भी ज्यादा शक होने लगा है। तभी सुलोचना सामने से पैसे लेकर आती है और कोकिला को देते हुए कहने लगती है, मालकिन, ये लीजिए, मैं अभी राधा के कमरे में गई थी। राधा के कमरे से मुझे ये पैसे मिले हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि राधा ही चोर है। देखिए, आपके पैसों की चोरी राधा ने ही की है। मैं तो कहती हूँ, अभी के अभी उस चोर को धक्के देकर आप घर से बाहर निकाल दीजिए और उसको बोल दीजिए कि आज के बाद कहीं भी जाए, लेकिन इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर सुलोचना वहाँ से चली जाती है। कोकिला ये सब देखकर सूरज से कहती है, अजी, आप सोच क्या रहे हैं? राधा को बुलाइए और उसे घर से बाहर निकाल दीजिए, जैसे इससे पहले सभी नौकरों चाकरों को घर से बाहर निकाला है। अगर सुलोचना ना होती तो हमारा क्या होता? यह सब देखने और सुनने के बाद सूरज कहता है, कोकिला, मैं सोच रहा था कि कहीं वो सच तो नहीं जो मुझे समझ आ रहा है। अजी, वो क्या बात है? मुझे भी तो बताइए। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम एक काम करो, अपने सोने की चेन को किसी बहाने रसोई में गिरा दो। उसके बाद सुलोचना को चाय बनाने के लिए कहो। और फिर कोकिला ने ऐसा ही किया। अपने सोने की चेन को रसोई में गिरा दिया और अपने कमरे में आकर सुलोचना को बुलाकर कहने लगी, सुलोचना, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो। सिर दर्द से फटा जा रहा है। तेरे हाथ की अदरक वाली चाय पीकर शायद मुझे आराम मिल जाए। जी मालकिन, अभी बनाकर लाती हूँ, आप आराम कीजिए। सुलोचना जब रसोई में गई और उसने देखा कि मालकिन की सोने की चेन वहाँ गिरी हुई है, तो वह बहुत खुश हो गई। उसने वो सोने की चैन उठाकर अपने पास छुपा ली और कुछ ही देर में चाय बनाकर कोकिला को दे दी। तब सूरज ने कहा, देखा कोकिला, सुलोचना को जरूरी वो सोने की चेन मिली होगी, लेकिन उसने तुम्हें वापस नहीं की। अब तुम ऐसा करो कि मेरी सोने की चेन ले जाकर रसोई में गिरा दो और राधा को चाय बनाने के लिए कहो। कोकिला ने ऐसा ही किया। वो सूरज की चैन लेकर रसोई में गई और उसे वहाँ गिरा दिया। राधा को चाय बनाने के लिए कहा। राधा चाय बनाने के लिए रसोई में गई और देखा वहाँ पर सोने की चेन पड़ी हुई है। राधा ने अब बढ़िया सी चाय बनाई और चाय के साथ
सोने की चेन थाली में रखकर कोकिला के पास ले आई और चाय देते हुए कहने लगी, मालकिन यह रही आपकी चाय। और हाँ, मालिक की चेन रसोई में गिर गई थी तो मैंने थाली में रख दी है, आप इसे संभाल कर रख लीजिए। शायद इसका कुंडा ढीला हो गया है, इसलिए उनके गले से गिर गई होगी। अब ऐसा कहकर राधा तो वहाँ से चली गई। तभी सूरज बोला, कोकिला अब तो बात तुम्हें समझ में आ ही गई होगी कि चोर राधा नहीं बल्कि सुलोचना है, और इससे पहले उसने जिन नौकरों पर चोरी का इल्जाम लगाकर निकलवा दिया वो चोरी भी उसने ही की होगी। अब कोकिला ने सुलोचना को बुलाया और उसे सारी बातें बताते हुए कहने लगी, तुमने बहुत खेल खेल लिया सुलोचना, अब इस घर से हमेशा के लिए निकल जाओ और कभी हमारे घर दोबारा आने की कोशिश भी मत करना। तुमने सालों तक इस घर की सेवा की है, इसलिए मैं पंचायत में तुम्हारी कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। यह सब सुनने के बाद सुलोचना को समझ में आ गया था कि अब उसकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। वो उसी समय वे घर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद कोकिला ने राधा को बुलाकर उससे कहा, राधा, सुलोचना तो चली गई, उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई है। अब तुम सेठ जी से बात कर लो, दिन में हमारे यहाँ काम करना और शाम को चाट बनाकर सेठ जी को बेचना। तुम सच में बहुत अच्छी हो। माफ करना अगर मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी कुछ गलत सोचा हो तो। मालकिन, आप भी बहुत अच्छी हैं। माना आप कभी कभी गुस्सा करती हैं, लेकिन उसके बाद खुद ही मेरा दर्द भी समझ जाती हैं। और धन्यवाद, आपने मुझे सेठ जी के यहाँ काम करने की इजाजत दी। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि इस घर के काम में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको सारा काम बहुत बढ़िया मिलेगा। अब राधा ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे राधा चाट का काम बढ़ाने लगी और उसने अपनी चाट की एक छोटी सी दुकान खोल ली और कोकिला और सूरज के यहाँ काम करना भी पूरी तरह से बंद कर दिया। कोकिला और सूरज हमेशा ही राधा के यहाँ आकर चाट खाया करते थे और जब कभी राधा को कोई जरूरत होती तो उसकी सहायता भी करते थे। उन लोगों का रिश्ता हमेशा ऐसा ही मधुर बना रहा। उम्मीद है दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। तो कहानी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।